आगे हम बात करते हैं साहब, जसवंत सिंह जी की जब मृत्यु हुई उस समय इनके कोई संतान नहीं थी, इनके कोई औलाद नहीं थी। लेकिन इनकी मृत्यु जब हुई उस समय इनकी दो पत्नियां प्रेग्नेंट थी, दो पत्नियां गर्भवती थी। एक पत्नी ने लाहौर में जन्म दिया अजीत सिंह जी को, और दूसरी पत्नी जो आगरा में थी उन्होंने जन्म दिया दल थम्पन को। जसवंत सिंह के मरने के बाद औरंगजेब चाहता था कि जोधपुर पर मेरा अधिकार हो जाए, क्योंकि ये निसंतान था और जोधपुर पर अधिकार करना औरंगजेब चाहता था। तो औरंगजेब ने इन दोनों बच्चों को कैद कर लिया दिल्ली में रूप सिंह शेखावत की हवेली में। एक हवेली थी, उसमें इनको कैद कर लिया, इनकी मां को, इन बच्चों को भी कैद कर लिया। दलतम्बन को इसने मार दिया औरंगजेब ने, जिस प्रकार बनबीर ने विक्रमादित्य की हत्या की थी और पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह को बचाया था। सेम कंडीशन यहां होगी कि वीर दुर्गादास राठौड़ जो जसवंत सिंह जी के सेनापति थे, वो गोराधाई की सहायता से और मुकुंद दास खींची की सहायता से इस अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से छुड़ाते हैं, और वहां से छुड़ाकर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह जी को लाता है सालवा गांव। ये जो सालवा गांव था, यहाँ दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था, यानी कि दुर्गादास राठौड़ का गांव था सालवा गांव। इसलिए दुर्गादास राठौड़ ने सोचा कि सबसे पहले तो अपने गांव ले चले जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि जोधपुर पर तो औरंगजेब का खतरा है। सालवा गांव में इनका पहली बार राज्याभिषेक हुआ अजीत सिंह जी का। तो अजीत सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ कहाँ था? ये राज्याभिषेक प्रतीकात्मक रूप से हो गया था सालवा गांव। किसके संरक्षण में? दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में। और फिर बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी की शरण में चले जाते हैं मेवाड़ में। गोराधाई का मारवाड़ के इतिहास में वही योगदान है जो मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाई का है। इसलिए गोराधाई को कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाई, मारवाड़ की पन्नाधाई। तो मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से प्रसिद्ध है गोराधाई। गोराधाई दुर्गादास राठौड़ और मुकुंद दास खींची अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से छुड़ाकर ले जाते हैं और अजीत सिंह शासक बनते हैं। अजीत सिंह जब छोटा बच्चा था तब इसके संरक्षक के रूप में काम किया दुर्गादास राठौड़ ने। और दुर्गादास राठौड़ थे कौन? तो जसवंत सिंह जी के वीर सेनापति हुआ करते थे। ये दुर्गादास राठौड़ जो है अजीत सिंह को कैद से छुड़ाकर सबसे पहले लाता है सालवा गांव, उसके बाद चले जाते हैं ये मेवाड़, और मेवाड़ से बाद में चले जाते हैं सिरोही के कालिंद्री गांव में। और कालिंद्री गांव में मुकुंद दास खींची जो दुर्गादास राठौड़ का मित्र था, उसके घर इनको कुछ समय के लिए शरण मिलती है। हुआ ये कि जब ये मेवाड़ चले जाते हैं और औरंगजेब को पता चलता है कि मेवाड़ का महाराणा राज सिंह, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण दे रहा है, तो औरंगजेब अपने पुत्र शहजादे अकबर को भेजता है इनका दमन करने के लिए। दुर्गादास राठौड़ बड़ा दमदार आदमी था, बड़ा समझदार आदमी था, चाणक्य था। उल्टा उसने शहजादे अकबर को समझा दिया कि देख अकबर, तेरा बाप खुद अपने 4 भाइयों को मार के राजा बना है, और ये क्या गारंटी है कि तेरे पिता के मरने के बाद तुझे वो अगला सम्राट बना देगा? तेरे कई सारे भाई हैं, और ये भी गारंटी नहीं है कि तू उन भाइयों को मार के राजा बन जाएगा। अभी तेरे पास मौका है, मेवाड़ और मारवाड़ की सेनाएं तेरे साथ है, अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दे और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दे, हमारी सेनाएं तेरे साथ हैं। शहजादा अकबर बेचारा बूढ़ा आदमी, शहजादे अकबर ने अपने बाप औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया इनके कहने पर, और सोजत पाली से अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया शहजादे अकबर ने। इधर ये बात जब औरंगजेब को पता चली
कि गया था उनको समझाने और उन्होंने उल्टा इसको समझा दिया। औरंगजेब बड़ा चालाक टाइप का आदमी था। औरंगजेब ने एक फर्जी लेटर भिजवाया। इनके खेमे में जहां ये रहा करते थे। एक तरफ जसवंत सिंह जी का टेंट है, जसवंत सिंह जी का टेंट है, जिसमें जसवंत सिंह जी और अजीत सिंह रह रहे हैं, सॉरी दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह रह रहे हैं। एक तरफ मेवाड़ के राज सिंह जी का टेंट है और बीच में शहजादा अकबर रह रहा है। जान पूछ के औरंगजेब ने एक लेटर भिजवाया अपने एक सैनिक से कि तू जा और राज सिंह जी के टेंट के पास में ये पटक के आ जाए। और वो सैनिक कौन था? शहजादे अकबर के साथ जो आदमी गया था वहाँ, उसको औरंगजेब ने एक लेटर लिखा कि तू और शहजादे अकबर के साथ गया है, शहजादा अकबर उनके साथ मिल चुका है। एक बात याद रखना, तू तो गया हुआ है मेवाड़, लेकिन तेरी पूरी फैमिली, तेरे बीवी बच्चे मेरे पास है। तो जो जो मैं कहता हूँ वो तू कर ले, बन के इनकी यहाँ गर्दन तोड़ दूंगा मैं तेरे बीवी बच्चों की। अब वो बेचारा गरीब आदमी जिसके बीवी बच्चों को औरंगजेब ने कैद कर लिया, वो क्या करता? तो एक लेटर उसके माध्यम से राज सिंह के गेट के पार रखवा दिया। उस लेटर में लिखा था, शाबाश मेरे बेटे अकबर, ठीक जैसा प्लान हमने सोचा था तू बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। कुछ समय अपने झांसे में और उलझाए रख इस दुर्गादास राठौड़ और महाराणा राज सिंह को। कुछ समय बाद मैं अटैक करूंगा, तू इनको किडनैप कर लेना। तब तक इनको पता नहीं चलना चाहिए कि तेरा इनके साथ मिलना और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करना ये अपनी ही एक चाल है। जबकि उस गरीब की तो कोई चाल थी ही नहीं। शहजादा अकबर बड़ा भोला आदमी था, लेकिन ये लेटर भिजवा दिया औरंगजेब ने। सुबह सुबह राज सिंह जी को वो लेटर पढ़ने को मिला। लेटर पढ़ते राज सिंह का दिमाग खराब कि हम तो सोच रहे थे कि इसको हमने अपनी तरफ मिलाया है, उल्टा ये तो अपनों को बेवकूफ बना रहा है। दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास जी आओ इधर आ जाओ। और अब ये देखो, आप कह रहे थे कि ये अच्छा आदमी, ये तो अपने बाप के साथ मिला हुआ, अपन को मरवाएगा। दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि यार ये तो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। शहजादे अकबर को बुलाया। मेवाड़ महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने चांटे मारने शुरू किए कि बता क्या मसला है। अब शहजादा अकबर एक बात बोल रहा, भाई मारो मत, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप बहुत हरामी आदमी है, बहुत शैतान लोमड़ी है, बहुत चालाक आदमी है, ये उसका कोई षड्यंत्र है। अब ये मेरे बाप को पता चल गया, तुम्हारे कहने पे मैंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, खुद को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया, और अब तुम भी मेरे साथ नहीं रहोगे, मेरा बाप मुझे मार देगा। भाई कुछ तो करो। बाद में जाकर देखिए झूठी है ना ये बात, ये तू बात बता रहा है ना, चल एक काम कर, ये तेरे बीवी बच्चे हमारे पास रहेंगे, तेरे दोनों बच्चों को हमारे पास छोड़ जा, तेरे रहने की व्यवस्था हम करते हैं। क्योंकि अब औरंगजेब को पता चल गया, औरंगजेब यहाँ अटैक करेगा। पहले औरंगजेब को ये पता नहीं था कि तू हमारे पास है। अब तू एक काम कर। तो फिर दुर्गादास राठौड़ ने इस शहजादे अकबर को भेज दिया महाराष्ट्र, शिवाजी के बेटे संभाजी के पास। और इधर जो दोनों बच्चों को छोड़ के गया था शहजादा अकबर, उन दोनों बच्चों के पढ़ने की, लिखने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं करता है ये दुर्गादास राठौड़। बाद में परिस्थितियां थोड़ी ठीक होती है। 1698 में अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ ये दोनों औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं। औरंगजेब से मिलने के लिए जब जाते हैं तो औरंगजेब 1500 का मनसब तो देता है अजीत सिंह को और 3000 का मनसब देता है दुर्गादास राठौड़ को। अब सोचो आप, मारवाड़ का जो राजा है वो बनने वाला है अजीत सिंह, इसको मिल रहा है केवल 1500 का मनसब। इधर इसका सेनापति है दुर्गादास राठौड़, इसको मिल रहे हैं 3000 के मनसब। अजीत सिंह के कसर पड़ गई इस बात की कि राजा मुझे 1500 का मनसब और मेरे सेनापति को 3000 का मनसब। इस बात से लेकर अजीत सिंह जेलस होने लगा दुर्गादास राठौड़ से।
अब इसको 3000 का मनसब क्यों दिया? इसका एक रीजन था कि उधर अकबर द्वितीय के शहजादे अकबर के मरने के बाद जब औरंगजेब ने अपने बच्चों की डिमांड की कि साहब वो मेरा बेटा तो मर गया, एक काम करो, इसके जो बच्चे हैं दुर्गादास जी, अब ये मुझे लौटा दो। दुर्गादास जी ने कहा कि भाई जैसा भी था, जो भी था, औरंगजेब कितना भी क्रूर था अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए, पोते पोते छोटे छोटे, इनको तो क्या ही मार देगा। औरंगजेब को वो बच्चे सौंप दिए गए। औरंगजेब कहता है कि बेटा कल से तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था शुरू की जाएगी, क्योंकि तुम इतने दिन हिंदुओं के साथ थे, हिंदू बन गए होंगे, तुम्हें वापस कुरान पढ़ाया जाएगा, तुम्हें वापस मुसलमान बनाया जाएगा। तो ये जो औरंगजेब का पोता था बुलंद अख्तर और पोती थी सफियतुन्निसा। सफियतुन्निसा कहती है कि दादू ऐसी कोई टेंशन नहीं है, हम मुसलमान ही हैं, हिंदुओं के घर में रहते थे, लेकिन हमारे खाने पीने, रहने, ओढ़ने, पहनने सबकी व्यवस्था अलग होती थी और मुस्लिम रीति रिवाजों से होती थी। तो और कुछ कुरान की कुछ आयतें भी इन बच्चों ने औरंगजेब को सुनाई, और इतने फर्राटेदार आयतें सुना रही है, इतनी उर्दू, इतनी अच्छी उर्दू फारसी बोल रही है। औरंगजेब ने कहा कि यार तुम हिंदुओं के घर में रह के इतनी अच्छी उर्दू बोल लेती हो, इतना अच्छा कुरान का तुम पाठ करती हो, ये कैसे संभव हुआ? तब बुलंद अख्तर कहता है कि दादू जो दुर्गा दादाजी थे, वो दुर्गा दादाजी ने हमारे लिए एक मौलाना को लगाया था, मौलाना आते थे, मौलाना हमें पढ़ाते थे, और आज तक हमने दुर्गा बाबा की शक्ल नहीं देखी और न दुर्गा बाबा ने हमारी शक्ल देखी। सफियतुन्निसा कहती है कोई चॉकलेट भी अगर वो हमें लाके देते थे या कोई हमसे बात भी करनी होती थी, हमारे बीच में पर्दा होता था, और हमारी पढ़ाई वढ़ाई की सारी व्यवस्था दुर्गा दादा ने कर दी थी। औरंगजेब बड़ा प्रसन्न हुआ इस बात से कि दुश्मन हो तो ऐसा, मतलब मेरे पोते पोती हैं, उनकी पढ़ाई की, लिखाई की, हर चीज़ की व्यवस्था दुर्गादास राठौड़ ने की। इस बात से खुश हुआ था और इस वजह से इसे 3000 का मनसब दे दिया था। और अजीत सिंह जो मेवाड़ का शासक बनने वाला था, इसे केवल 1500 का मनसब दिया था। तो ये औरंगजेब के पोते पोतियों की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दुर्गादास राठौड़ ने उठाई थी। उसके बाद अजीत सिंह जी देवारी समझौते के तहत मारवाड़ के अगले राजा बने। मेवाड़ और जयपुर की सहायता से मारवाड़ की राजगद्दी इनको प्राप्त हुई और मुगलों से अपने संबंध ठीक ठाक बनाए रखने के लिए इन्होंने अपनी बेटी इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल शासक, मुगल सम्राट फर्रुख शीर के साथ कर दिया। तो अजीत सिंह जी की बेटी इंद्र कुंवरी का विवाह हुआ फर्रुख शीर के साथ। राजस्थान के इतिहास की ये अंतिम राजकुमारी थी, अंतिम राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह किसी मुगल के साथ हुआ था। इसके बाद राजस्थान की किसी भी राजकुमारी का विवाह, किसी भी राजवंश की राजकुमारी का विवाह मुगलों के साथ नहीं हुआ। तो ये अंतिम विवाह था राजपूतों का जो मुगलों के साथ हुआ। उसके बाद ये इंद्र कुंवरी एकमात्र ऐसी महिला थी, एकमात्र ऐसी राजकुमारी थी जिनका मुगलों से विवाह होने के बाद उन्होंने धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम धर्म अपनाया। इससे पहले चाहे वो हरकाबाई की बात हो, चाहे वो जगत गोसाई की बात हो, चाहे वो मानबाई की बात हो, जैसलमेर की किसी राजकुमारी की बात हो, बीकानेर की किसी राजकुमारी की बात हो, इन्होंने मुगलों से शादी तो की लेकिन जन्मजात हिंदू बनी रही, पूरी जीवन हिंदू बनी रही, कभी भी इस्लाम ग्रहण नहीं किया। ये इंद्र कुंवरी एकमात्र राजकुमारी थी जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। बाद में जब फर्रुख शीर की मृत्यु हुई तो इंद्र कुंवरी को वापस जोधपुर ले आए और वापस इन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया। यानी कि पहले ये हिंदू से मुस्लिम बनी और फिर मुस्लिम से वापस हिंदू बनी। तो ये थी आपकी इंद्र कुंवरी जो मारवाड़ के अजीत सिंह जी की पुत्री थी। फर्रुख शीर के साथ इनका विवाह हुआ था। अजीत सिंह जी खुद विद्वान थे। अजीत सिंह जी के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए जैसे निर्वाण रादुहा, दुर्गा पाठ और गुण सागर। अजीत सिंह जी जब शासक बने तो अजीत सिंह जी ने एक अपने जीवन का अपराध ये किया, अपने जीवन में एक बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी एक उम्र मारवाड़ की रक्षा करने के लिए खर्च की, वीर दुर्गादास राठौड़
जिसने अपनी जवानी के कई सावन मुगलों से लड़ते हुए निकाले, मारवाड़ को बचाने के लिए, मारवाड़ की रक्षा करने के लिए, उसे स्वाधीन बनाए रखने के लिए अजीत सिंह ने शासक बनते ही सबसे पहला काम यही किया कि उसने दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार से निकाल दिया। आप कल्पना कीजिए, दुर्गादास राठौड़ क्या शख्सियत था, जिसने औरंगजेब की जेल से निकालकर इस बच्चे को बड़ा किया, इसका पालन पोषण किया, इसका राज्याभिषेक किया, इसका संरक्षण किया, और इसी ने शासक बनते ही सबसे पहले दुर्गादास राठौड़ को रास्ते से हटा दिया। इसीलिए क्योंकि ये दुर्गादास राठौड़ को अपने साम्राज्य से इसने बाहर किया, बेदखल किया, दुर्गादास राठौड़ का अपमान किया, इसीलिए अजीत सिंह को कहा जाता है साहब कान का कच्चा। किसी ने कान भर दिए होंगे इसके, अब कान भर दिए तो इन्होंने दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया, नमक हरामी कर दी। इसीलिए अजीत सिंह जी को कहा जाता है कान का कच्चा। दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने मारवाड़ की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, लगभग 20-25 सालों तक जसवंत सिंह जी के मरने के बाद से लेके लगभग 20-1 सालों तक मुगलों से कंटिन्यू संघर्ष करते रहे इस अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए। इसीलिए दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेस। कर्नल जेम्स टोड कहता है इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस, क्योंकि यूलिसेस भी एक ऐसा योद्धा था, एक ऐसा सेनापति था जिसने एक छोटे से बच्चे को एक शासक के रूप में स्थापित किया। तो कर्नल जेम्स टोड इन्हें कहते हैं राठौड़ों का यूलिसेस। इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का अनबिणिया मोती, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनबिणिया मोती। इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का चाणक्य। तो राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौड़ जैसा सेनापति न किसी ने प्राप्त किया, न किसी को प्राप्त होगा। वीर दुर्गादास राठौड़ को जब अजीत सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया तो कुछ समय ये महाराणा राज सिंह जी के पास वापस आए। राज सिंह जी ने इन्हें कुछ रामपुरा वगैरह की जागीरें दी, थोड़े दिनों तक वहाँ रहे। अंतिम रूप से फिर ये शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन में रहने लगे। उज्जैन में ही इनकी मृत्यु हुई और उज्जैन में ही वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। एक प्रश्न आया साल 1.5-2 साल में, किसी एग्जाम में प्रश्न देखा था मैंने कि किसकी छतरी राजस्थान में स्थित नहीं है। उसमें राणा सांगा का नाम था, उसमें उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का नाम था, उसमें अमर सिंह राठौड़ का नाम था, उसमें वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम था। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी राजस्थान में नहीं है, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे पर। तो ये थे साहब आपके अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी के बाद अगले शासक बनते हैं अभय सिंह जी। अभय सिंह जी के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है खेजड़ली आंदोलन। जोधपुर में खेजड़ली गांव में 28 अगस्त 1730 को वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ कि जब अभय सिंह जी के एक अधिकारी हाकिम गिरधारी सिंह, तो हाकिम गिरधारी लाल ने आदेश दिया कि इन पेड़ों को यहाँ से काटा जाए। उन पेड़ों को बचाने के लिए खेजड़ली गांव की अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कई लोग पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। तो ये बलिदान खेजड़ली आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसमें अमृता देवी सहित 363 लोग मरे थे। तरह से 363 लोगों की मृत्यु हुई थी, कई महिलाएं, कई पुरुष, कई बच्चे, कई वृद्ध अपने इन वृक्षों को बचाने के लिए बलिदानित हो गए। तो विश्नोई समाज जो है वो राजस्थान में या पूरे भारत में वन्य जीव
और वनों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए दिए गए अपने बलिदान के लिए याद किया जाता है। यही बिश्नोई समाज सलमान खान के पीछे भी लगा हुआ है। तो ये अमृता देवी बिश्नोई है। ये अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली आंदोलन हुआ। 363 स्त्री पुरुष इसमें मारे गए। 28 अगस्त 1730 की यह घटना है। और आज भी खेजड़ली गांव में खेजड़ली मेला भरता है और ये पूरे भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है। और ये कब भरता है? तो साहब भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को ये मेला भरता है। तेजा दशमी जिस दिन मनाई जाती है उस दिन इस मारवाड़ क्षेत्र में खेजड़ली मेले का आयोजन किया जाता है। बाद में सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जारी किया गया, शुरू किया गया और वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाने लगा। अभय सिंह जी के दरबार में 2 विद्वान थे, एक का नाम कर्णिदान था, एक का नाम वीरबाण जी था। कर्णिदान के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई सूरज प्रकाश और वीरबाण जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई राज रूपक और दूसरी पुस्तक थी अमर चंद्रिका। तो कर्णिदान का सूरज प्रकाश और वीरबाण का राज रूपक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कर्णिदान जी की यह पुस्तक और वीरबाण जी की पुस्तक हमें याद रखनी है। अभय सिंह जी के बाद जो अगले राजा बनते हैं उनका नाम है विजय सिंह जी। विजय सिंह जी के बाद जो अगले राजा बनते हैं उनका नाम है भीम सिंह जी और भीम सिंह जी के बाद जो अगले राजा बनते हैं उनका नाम है मान सिंह जी। ये मान सिंह जी राठौड़। मान सिंह राठौड़ नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो जोधपुर में स्थित है महामंदिर, इसका निर्माण भी मान सिंह जी के समय पर ही हुआ था। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में महामंदिर जोधपुर में है। ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। नाथ संप्रदाय के ही एक सिद्ध आयस देवनाथ इनके गुरु थे और नाथ संप्रदाय से रिलेटेड एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई जिसका नाम था नाथ चरित्र। मित्रों, मेवाड़ और जयपुर का इतिहास जब मैंने आपको पढ़ाया तो मेवाड़ में भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह जी के बारे में हमने पढ़ा और जयपुर में जगत सिंह जी के बारे में हमने पढ़ा। तब हमने गिंगोली का युद्ध देखा था। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी की पुत्री कृष्णा कुमारी का जो विवाद था, पहले सगाई मारवाड़ के भीम सिंह जी के साथ हुई, लेकिन भीम सिंह जी की मृत्यु के बाद उसकी शादी तय हुई जयपुर के जगत सिंह के साथ। इस विवाह का विरोध किया भीम सिंह के छोटे भाई मान सिंह राठौड़ ने। तो गिंगोली का जो युद्ध था कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित था। यह गिंगोली का युद्ध कृष्णा कुमारी विवाद से रिलेटेड है और मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह जी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जयपुर के जगत सिंह जी विजय रहे थे। उसके बाद 1818 में अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया जाता है, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली जाती है। और जब अंग्रेजों के साथ संधि कर ली तो शुरुआत में तो ये संधियां इसीलिए की गई थी कि अंग्रेज और राजपूत मराठों के सामने संयुक्त रूप से लड़ेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे इन संधियों की व्याख्या करना शुरू किया, राजाओं की सेनाएं खत्म कर दी। और अंग्रेजों ने जिस प्रकार मेवाड़ में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी सरदार सिंह जी के समय, उसी प्रकार मान सिंह जी के समय 1834-35 में जोधपुर लीजियन के नाम से एक नई सेना अंग्रेजों ने गठित की और इसका मुख्यालय बनाया एरिनपुरा। साथियों, याद रखना, जोधपुर लीजियन 1835 एरिनपुरा इसका मुख्यालय था। 1857 क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो एरिनपुरा का जो विद्रोह था, एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाने वाले क्रांतिकारी एरिनपुरा के थे। और एरिनपुरा में जो विद्रोह किया था उस समय सैनिक छावनी हुआ करती थी जोधपुर लीजियन। मान सिंह जी के बारे में और अगर जानकारी हम प्राप्त करना चाहें तो मान सिंह जी के समय एक विद्वान हुआ करते थे, कवि बांकीदास जी। बांकीदास जी ने कई ग्रंथ लिखे, 2 ग्रंथ उनके काफ़ी फेमस है। एक तो बांकीदास जी ख्यात और दूसरा है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। जब इन्होंने संधियां कर ली
और अपना स्वाभिमान अंग्रेजों को सौंप दिया। तब बांकीदास जी ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कविता लिखी, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, यानी कि अंग्रेज आ गए, राजा तुम क्या कर रहे हो, अंग्रेज आ गए, अपने साम्राज्य को खत्म कर देंगे, अंग्रेजों से लड़ो। उसके बाद मान जसो मंडन, दातार बाउनी, कुकवी बत्तीसी, कई रचनाएं बांकीदास जी के द्वारा लिखी गई। लेकिन इनमें से दो याद रखना, एक की तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बांकीदास जी ने बांकीदास की ख्यात लिखी। एक है आपके आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, ये किसकी रचना है, तो बांकीदास जी की रचना है। एक जानकारी मान सिंह जी के बारे में यह है कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है, इस मेहरानगढ़ के किले में इन्होंने मानसिंह या मान पुस्तक प्रकाश, मानसिंह पुस्तक प्रकाश नाम से एक पुस्तकालय स्थापित करवाया, जहां प्राचीन पांडुलिपियां स्थित है। तो मानसिंह पुस्तक प्रकाश जो है एक पुस्तकालय था, वो मारवाड़ के मानसिंह राठौड़ के द्वारा मेहरानगढ़ के किले में स्थापित करवाया गया था। और राजस्थान के कई प्राचीनतम पांडुलिपियां जो है, कई प्राचीनतम ग्रंथ जो है, इस मानसिंह पुस्तक प्रकाश में आज भी विद्यमान है। मानसिंह जी के बाद अभी 2-4 शासक बसते हैं, तो इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। मानसिंह जी के बाद तख्त सिंह जी अगले शासक बने मारवाड़ के। तख्त सिंह जी के समय एक प्रसिद्ध क्रांति हुई, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और 1857 की क्रांति जब हुई तो राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया, क्योंकि ये संधियां कर चुके थे इनके साथ, संधियों के खिलाफ तो कैसे जाए। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो क्रांतिकारियों के साथ थे, उनके साथ इनके युद्ध हुए। तो क्रांतिकारियों जिनका नेता कुशाल सिंह चंपावत था और जोधपुर की सेना जो राजा तख्त सिंह की सेना थी, उनके बीच 2 युद्ध हुए, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। तो 1857 क्रांति के समय जो शासक थे वो शासक थे आपके तख्त सिंह जी। बाकी 1857 क्रांति में हम बिल्कुल विस्तार के साथ इनके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार ये 8 सितंबर और 18 सितंबर को ये युद्ध लड़े गए थे। तो तख्त सिंह जी की सेना लड़ने के लिए आई थी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से, और तख्त सिंह जी की सेना के साथ अंग्रेजों की सेना भी मौजूद थी। तख्त सिंह जी के बाद कुछ समय बाद जसवंत सिंह द्वितीय शासक बनते हैं। जसवंत सिंह द्वितीय के समय राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, जैसे मेवाड़ में सज्जन सिंह जी के समय आए थे, वैसे ही उस समय यहाँ पर जसवंत सिंह द्वितीय जी का शासन रहा करता था। आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित हुए थे जसवंत सिंह जी, और दयानंद सरस्वती जब जसवंत सिंह जी के दरबार में गए जोधपुर, तो जसवंत सिंह जी की एक प्रेमिका थी नन्ही जान। उस नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को जहर देकर उनका मर्डर कर दिया। दयानंद सरस्वती के खाने में जहर मिला दिया उस नन्ही जान ने, जो जसवंत सिंह जी की प्रेमिका थी, और उस जहर के कारण अजमेर में आते आते दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई थी। तो जोधपुर का वो शासक जिसके समय दयानंद सरस्वती आए वो जसवंत सिंह जी थे। जोधपुर का वो शासक जो आर्य समाज से प्रेरित था वो जसवंत सिंह जी द्वितीय थे। जहर देने के पीछे रीजन ये था कि जसवंत सिंह जी के दरबार में जब स्वामी दयानंद सरस्वती आए तो दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह जी को ललकारा, इनका अपमान किया कि क्या राजा हो तुम, दिन भर सुरा और सुंदरियों में डूबे हुए रहते हो, अंग्रेजों को सब कुछ तुमने लुटा दिया संधियां करके, क्या राजा हो तुम, अपने दरबार में आधे से ज़्यादा तुमने अंग्रेज बिठा रखे हैं, अंग्रेजी शराब तुम पीते हो, अंग्रेजी कपड़े तुम पहनते हो, कुछ अपमान ये कर दिया। दूसरा ये नन्ही जान की, क्या है नन्ही जान के साथ दिन भर बैठा रहता है, घूमता फिरता है, राजकार्य में कोई मतलब तेरा है नहीं, ये और वो। तो नन्ही जान का दिमाग खराब हुआ, इसका ईगो हर्ट हुआ, नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को सल्टा दिया। तो दयानंद सरस्वती की हत्या जो की थी वो नन्ही जान ने की थी, जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी।
फिर साहब इस जसवंत सिंह द्वितीय के बाद जसवंत सिंह जी के बेटे अगले राजा बने, जिनका नाम था सरदार सिंह जी। और इन सरदार सिंह जी ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। सफेद संगमरमर से बना हुआ है जसवंत थड़ा, जिसका निर्माण सरदार सिंह जी ने करवाया था जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। और ये जसवंत थड़ा इतनी सुंदर इमारत है, इतना भव्य है, सफेद संगमरमर से बना है, इसलिए इसे राजस्थान का ताजमहल भी जो है वो कहा जाता है। तो मान सिंह जी के बाद तख्त सिंह जी, जसवंत सिंह सेकंड, सरदार सिंह जी, 3 शासक और हमें पढ़ने हैं। जोधपुर में अगले राजा बने सुमेर सिंह जी। सुमेर सिंह जी के समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आप सभी को पता है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि अंग्रेजों के साथ संधि कर चुके थे और अंग्रेज ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले, उनकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए जोधपुर की सेना भेजी थी सुमेर सिंह जी ने। और जोधपुर की जो सेना भेजी थी, उस सेना का नाम रखा गया था जोधपुर लांसर्स। तो प्रश्न आ जाए कि जोधपुर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी? देन आंसर होगा सुमेर सिंह जी। उसके बाद उमेद सिंह जी अगले शासक बनते हैं और उमेद सिंह जी के द्वारा उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया जाता है। उमेद भवन पैलेस वही उमेद भवन पैलेस जिसमें प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स का विवाह हुआ था। उमेद भवन पैलेस को चीतर भवन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के हेरिटेज होटल के रूप में विख्यात है और आई थिंक राजस्थान का सबसे महंगा होटल भी उमेद भवन पैलेस है, जो अब होटल के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया है, हेरिटेज होटल इसको बना दिया गया है। पहले अपने रहने के लिए उमेद भवन पैलेस के नाम से बड़ा सुंदर एक भवन, एक महल बनवाया गया था। जोधपुर में अंतिम महाराजा हुए साहब हनुमंत सिंह जी। हनुमंत सिंह जी एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा थे। हनुमंत सिंह जी चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिलें, क्योंकि भोपाल के नवाब ने इनको समझाया था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे तभी हमारा अस्तित्व कायम रहेगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, और लॉर्ड माउंटबेटन, इन दोनों के समझाने पर हनुमंत सिंह जी तैयार हुए और उन्होंने इस जोधपुर का विलय राजस्थान में कर दिया। एकीकरण के चौथे चरण में, एकीकरण में पढ़ेंगे हम सारी बातें। तो इस प्रकार हमने राव सिंह से जोधपुर का इतिहास शुरू किया और हनुमंत सिंह जी तक जोधपुर के कई वीर शासक, योद्धा शासक हमने देखे। जोधपुर के कई विद्वान शासक हमने देखे। आगे राजस्थान के इतिहास की और क्लासें हम साझा करेंगे। तब तक जितना पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ो। कई विद्यार्थियों के मन में ये आ रहा होगा कि साहब याद नहीं हो रहा। भाई याद तो तब होगा ना जब आप पढ़ोगे। याद करो, इसको अगर याद कर लिया तो एसडीएम की उपाधि मिलेगी आपको, एसडीएम बनोगे, आप एक तहसील के मालिक बनोगे, उपखंड के मालिक बनोगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, इतने बड़े पद पे पहुँचने के लिए लड़ना तो पड़ेगा। नो पेन नो गेन। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा तो आप विकास नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ विद्यार्थी है जो साहब हमें जो याद होता है वही पढ़ते हैं, जो कहानियाँ समझ में आ जाती है वही पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते। तो साथियों एक बात याद रखना, आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो सीधी सी बात है कि आपको अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, इस दुनिया की भीड़ में अपना एक अलग मुकाम स्थापित करना है, तो आपको अपना सेफ जोन छोड़ना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, घर पे बैठे रहना, लेट तक सोना,
लेट तक उठना, अपने मोबाइल में गेम वगैरह खेलना, इन सब से दूर होना पड़ेगा। आप जब तक अपने सेफ जोन को नहीं छोड़ोगे तब तक आपको कोई भी लक्ष्य दुनिया का प्राप्त नहीं होगा। आप जो सपना देख रहे हैं वो तो बहुत बड़ा है, छोटी सी नौकरी भी आपको नहीं मिलेगी अगर आपने सेफ जोन नहीं छोड़ा। आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, हवाई जहाज एरोप्लेन जो होता है वो जमीन पे ज़्यादा सेफ है या हवा में ज़्यादा सेफ है? जमीन पे ज़्यादा सेफ है। एक पानी का जहाज जो होता है, शिप जो होता है, वो पानी का जहाज किनारे पर ज़्यादा सेफ है या पानी में ज़्यादा सेफ है? किनारे पर ज़्यादा सेफ है। लेकिन अगर एरोप्लेन हवा में ना उड़े और शिप पानी में ना जाए तो इनका कोई महत्व है? किनारे पर जहाज का कोई महत्व नहीं है, एयरपोर्ट पर एरोप्लेन का कोई महत्व नहीं है। एरोप्लेन का महत्व तब है जब वो आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़े, बादलों को फाड़ता हुआ आगे बढ़े। और पानी के जहाज का असली मतलब तब है जब वो समुद्र की लहरों को काटता हुआ आगे बढ़े। तो आपको भी कई बाधाओं का सामना करके अभी आगे बढ़ना है। लक्ष्य बहुत दूर है, कुछ पाना है तो उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। मोक्ष पाने के लिए पहले मरना पड़ेगा। सूरज की जैसे चमकना है तो सूरज की तरह पहले तपना पड़ेगा। कमरे में बैठे बैठे पार नहीं पड़ेगी भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कई चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको इस वक्त में उन सभी चीजों से नफरत करनी है जो आप और आपके लक्ष्य के बीच में आते हैं। वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई मोबाइल हो, कोई ऐसी कोई चीज हो, ऐसी कोई लत हो जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रही है, उनको छोड़ना पड़ेगा। और आप उस हर चीज से मोहब्बत करो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता कर रही है। साथियों, एक मशहूर फिल्म का ये डायलॉग भी है कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो लगे रहिए, डटे रहिए, लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तक के लिए अलविदा, राम राम। मिलते हैं इतिहास की अगली क्लास में कुछ रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।